हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हमारा अध्याय 3 पादप जगत यानी प्लांट किंगडम चल रहा है। आज इसका हम 6 पार्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो हमारा पादप जगत है इसको 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से? यस, यू आर राइट। जो 5 भाग हैं पादप जगत के वो कौन कौन से हैं? थैलोफाइटा, जिसे हम सेवॉल कहते हैं, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो हमने थैलोफाइटा पढ़ लिया है। ठीक है, थैलोफाइटा की क्या पहचान? इनमें जड़, तना, पत्ती नहीं होती। ठीक है, ब्रायोफाइटा, इसे भी हम पढ़ चुके हैं। ब्रायोफाइटा के पौधे ऐसे होते हैं जिनमें जड़, तना, पत्ती तो नहीं होती पर जड़ जैसी संरचना, जिसे हम मूलाभास यानी राइजोइड्स कहते हैं, ठीक है, और पत्ती जैसी संरचना यानी थैलस पाया जाता है। ठीक है, जो हमारे मूलाभास है उनका काम जैसे जड़ का काम होता है जल और खनिज लवण का अवशोषण करना, वही कार्य मूलाभास का भी होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टेरिडोफाइटा के बारे में। ठीक, हमारा थैलोफाइटा कंप्लीट हो गया, ब्रायोफाइटा कंप्लीट हो गया है। आज की वीडियो क्लास में हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा के बारे में। ठीक, टेरिडोफाइटा, अगर हम बात करें कि टेरिडोफाइटा के पौधे कैसे होते, तो इनमें जड़, तना, पत्ती, ठीक है, पाई जाती है। इनमें जड़, तना जो पत्ती होती है पाई जाती है। ठीक है, पर इनमें पुष्प नहीं पाया जाता। ठीक है, बीज और पुष्प नहीं पाया जाता। ठीक है, इनमें संवहन ऊतक पाया जाता है। ठीक, और अभी मैंने बताया कि इनमें बीज और पुष्प नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, टेरिडोफाइटा के अंतर्गत जो पौधे आते हैं उन्हें हम संवहनी अपुष्पोद्भिद कहते हैं। ठीक है, उन्हें कौन से पौधे कहते हैं? हम संवहनीय अपुष्पोद्भिद पौधे कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, टेरिडोफाइटा के अंतर्गत जो पौधे आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? संवहनीय अपुष्पोद्भिद पौधे। ठीक है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें संवहनी ऊतक पाया जाता है पर पुष्प नहीं पाए जाते। ठीक है, इसलिए इन्हें संवहनीय अपुष्पोद्भिद पौधे कहते हैं। ठीक है ना, वस्कुलर क्रिप्टोगेन। ठीक, अगर और हम इसकी बात करें टेरिडोफाइटा की, तो इसमें पीढ़ी एकांतरण होता है। ठीक है, पीढ़ी एकांतरण हम किसे कहते हैं? जब कहते हैं किसी पौधे का जीवन जब बार बार एक ही अवस्था से गुजरता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पीढ़ी एकांतरण। तो ब्रायोफाइटा की तरह इसमें भी पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। ठीक है, लेकिन जो ब्रायोफाइटा का जो मुख्य पौधा था वो कैसा था? युग्मोद्भिद भी था। ठीक है, पर जो टेरिडोफाइटा का मुख्य पौधा कैसा होता है? बीजाणुभिद होता है। ठीक है, पहले बीजाणु बनते हैं, उसके बाद युग्मक का निर्माण होता है। तो जो टेरिडोफाइटा का मुख्य पौधा होता है वो क्या होता है? बीजाणुभिद होता है। ठीक है, मुख्य पौधा कैसा होता है? मुख्य पौधा बीजाणुभिद होता है, यानी 2n। ठीक है, मुख्य पौधा कैसा होता है? बीजाणुभिद होता है। उसके बाद युग्मोद्भिद अवस्था होती है। बीजाणुभिद अवस्था उस अवस्था को कहते हैं जिसमें बीजाणु का निर्माण होता है। युग्मकोद्भिद अवस्था उसमें कहते हैं जिसमें युग्मक का निर्माण होता है। इनके शरीर पे क्या होते हैं? बीजाणु उत्पन्न होते हैं। और बीजाणु कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो बीजाणु कहाँ उत्पन्न होते हैं? बीजाणु धानी में। ठीक है, बीजाणु कहाँ उत्पन्न होते हैं? बीजाणु धानी में। बीजाणु धानी में। ठीक है, ये बीजाणु जो कहते हैं, जो बीजाणु धानी में जो बीजाणु उत्पन्न होते हैं, तो ये बीजाणु क्या होते हैं? पौधे से अलग होकर, ठीक है, नए पौधे का निर्माण करते हैं। ठीक, जो नया पौधा बनता है तो ये एक युग्मोद्भिद अवस्था होती है। ठीक है, जो नया पौधा का निर्माण होता है तो ये एक युग्मोद्भिद अवस्था होती है। ठीक है, जो कि थैलस के आकार की होती है। ठीक, बीजाणु क्या करते हैं? बीजाणु नए पौधे का निर्माण करते हैं, नए पौधे उत्पन्न करते हैं। ये बीजाणु धानी से जब बीजाणु मतलब बन जाते हैं तो बीजाणु धानी क्या हो जाती है? फट जाती है, और ये बीजाणु क्या करते हैं? नए पौधे का निर्माण करते हैं। तो ये एक कैसी अवस्था है? ये एक युग्मकोद्भिद अवस्था है। युग्मकोद्भिद अवस्था है। ठीक है, युग्मकोद्भिद अवस्था कैसी होती है? तो ये एक थैलस के आकार की होती है। ठीक है, नहीं, ये इस प्रकार एक थैलस के आकार की होती है।
ठीक है, ये कैसे होती है, थैलस के आकार की होती है। ठीक है, इसी में नर युग्मक होता है और इसी में कहते हैं हमारा मादा युग्मक। ठीक है, तो युग्मकोद्भिद अवस्था कैसी अवस्था होती है, एक उभयलिंगी अवस्था होती है। उभयलिंगी हम किसको कहते हैं, जब नर और मादा एक ही साथ उपस्थित हो। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उभयलिंगी। ठीक है, ठीक, नर और मादा एक ही साथ जब उपस्थित होते हो तो इसमें कौन सी अवस्था बोलते हैं, उभयलिंगी। ठीक है, जो इसका नर युग्मक है, नर युग्मक का निर्माण कहाँ होता है, पुंधानी में। नर युग्मक का निर्माण कहाँ होता है, पुंधानी में। तो पुंधानी में नर युग्मक को हम क्या बोलते हैं, पुमड़ू। ठीक है, नर युग्मक का निर्माण कहाँ होता है, पुंधानी में, और नर युग्मक को हम क्या बोलते हैं, पुमड़ू बोलते हैं। ठीक है, स्त्रीधानी में अंडगोल। ठीक है, स्त्रीधानी में किसका निर्माण होता है, अंडगोल का निर्माण होता है। ठीक, तो हम सबसे पहले इतना हमने टेरिडोफाइटा के बारे में समझ लिया, तो अब हम हेडिंग डालेंगे। पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं टेरिडोफाइटा। हम क्या पढ़ रहे हैं, टेरिडोफाइटा। ठीक है, और इसके बाद हेडिंग डालेंगे मुख्य लक्षण। मुख्य लक्षण, अब या तो मुख्य लक्षण के पहले हम कुछ लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो हम लिख लेते हैं कि आई थिंक जगह तो नहीं बची है, चलिए कोई बात नहीं, हम मुख्य लक्षण ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम जो मुख्य लक्षण लिखेंगे वो क्या लिखेंगे कि जो टेरिडोफाइटा का पौधा होता है उसमें क्या होता है, जड़, तना, पत्ती पाई जाती हैं। ठीक है, तो लिखेंगे मुख्य पौधा बीजाणुभिद। अभी मैंने आपको बताया कि जो इसका मुख्य पौधा होता है वो क्या होता है, बीजाणुभिद होता है। लिखेंगे मुख्य पौधा बीजाणुभिद होता है इसमें जड़, तना, पत्ती पाई जाती हैं। ठीक, मुख्य पौधा हमारा कैसा होता है, बीजाणुभिद होता है। ब्रायोफाइटा का मुख्य पौधा क्या था, युग्मकोद्भिद था। उसमें पहले युग्मक का निर्माण होता था, उसके बाद बीजाणु का। लेकिन यहाँ का जो मुख्य पौधा क्या है, वो बीजाणुभिद है, पहले बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक है, बीजाणु अंकुरित होकर नए पौधे का निर्माण करते हैं, उसके बाद उसमें युग्मकोद्भिद अवस्था आती है। ठीक है, दूसरा हम लिखेंगे इसमें जो मुसला जड़, जो इसकी जड़ होती है, मुसला जड़ अल्पकालीन होती हैं, यानी कुछ ही समय के लिए होती हैं, अल्पकालीन होती हैं। ठीक, तीसरा, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि इसमें जो संवहन, ठीक है, जो संवहन ऊतक हमारा जाइलम और फ्लोएम वो पाया जाता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा जाइलम है और फ्लोएम, ठीक, उसमें जो कहते हैं, जो जाइलम है उसमें वाहिकाएं नहीं मिलती। जो हमारा जाइलम है वो उसमें 4 अंग पाए जाते हैं, मतलब 4 भाग पाए जाते हैं। कौन कौन सा, वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, जाइलम, पैरेन्काइमा और जाइलम तंतु। ठीक है, जाइलम में हमारा क्या क्या पाया जाता है, जो जाइलम है वो हमारा, उसके 4 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, वाहिकाएं, ठीक है, वाहनिकाएं और जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम तंतु। ठीक है, तो जाइलम में जो हमारा वाहिकाएं ये नहीं पाया जाता, सिर्फ 3 ही भाग पाए जाते हैं, वाहिकाएं नहीं पाया जाता। इसको बहुत याद रखिएगा क्योंकि पूछता भी है। ठीक है,
कि टेरिडोफाइटा में के जो पौधे होते हैं उसमें कौन सा संवहन जो ऊतक का जो भाग नहीं पाया जाता, तो वाहिकाएं नहीं पाया जाता। इसी प्रकार हमारा फ्लोएम भी 4 भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा? चालनी नलिकाएं, ठीक है, और सहकोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक, और फ्लोएम तंतु। तो फ्लोएम में क्या नहीं पाया जाता? सहकोशिकाएं नहीं पाई जाती। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें सहकोशिकाएं नहीं पाई जाती। तो हम तीसरा क्या लिखेंगे संवहन बंडल उपस्थित होते हैं। संवहन बंडल उपस्थित होते हैं, ठीक है। संवहन ऊतक में जाइलम व फ्लोएम होते हैं, ठीक है। जाइलम में क्या नहीं पाया जाता? बताइए। यस, जाइलम में वाहिकाएं तथा फ्लोएम में क्या नहीं पाया जाता? अभी मैंने आपको बताया, फ्लोएम में सहकोशिकाएं नहीं पाई जाती, सहकोशिकाएं नहीं होती, ठीक है। चौथा पॉइंट, अगर हम इनकी वास स्थान की बात करें कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पहाड़ी ठंडे प्रदेशों छायादार व नम स्थानों पर उगते हैं, ठीक है। पांचवा, इनकी पत्तियां छोटी व सरल होती हैं, ठीक है। छठा हम देखेंगे, इन पौधों में, इनमें जड़, तना, पत्ती तो होती हैं, पर इन पौधों में पुष्प, अगर पुष्प नहीं होता तो जाहिर सी बात है बीज नहीं बनेंगे। पुष्प तथा बीज नहीं बनते हैं, ठीक है। अगला लिखेंगे हम नेक्स्ट, इनकी जिन पत्तियों पर, इनकी पत्तियां तो समान होती हैं, पर इनकी जिन पत्तियों पर, मैंने आपको क्या बताया था कि बीजाणु का कहाँ निर्माण होता है? बीजाणुधानी में। तो इनकी जिन पत्तियों पर बीजाणुधानी पाई जाती है, उन्हें बीजाणुपर्ण कहते हैं, ठीक है। इनकी जो सभी पत्तियां होती हैं समान पत्तियों के जैसी होती है, पर जिन पत्तियों में क्या होती है? जिन पत्तियों में बीजाणुधानी पाई जाती है, तो बीजाणुधानी में क्या होता है? बीजाणु का निर्माण होता है। तो जिन पत्तियों में बीजाणुधानी पाई जाती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? बीजाणुपर्ण कहते हैं, ठीक है। अगला हम लिखेंगे 8वां पॉइंट, बीजाणु के अंकुरण से
बीजाणु के अंकुरण से प्रोथैलस बनता है। यह युग्मकोद्भिद अवस्था होती है। ठीक है। इस पर ठीक है, नर जनन अंग पुंधानी व मादा जनन अंग स्त्रीधानी बनते हैं। ठीक है। पुंधानी में नर युग्मक का निर्माण होता है जिसे हम पुंगड़ू कहते हैं। स्त्रीधानी में मादा युग्मक का निर्माण होता है जिसे हम अंडगोल कहते हैं। ठीक है। ठीक, उसके बाद हमारा अगला पॉइंट, ठीक, 9वां हम लिखेंगे निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है। निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है। ठीक है। निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है। ठीक है। तो जो हमारा नर युग्मक होता है वो पुंगड़ू, वो जल के माध्यम से कहते हैं स्त्रीधानी तक पहुंचता है। ठीक। और वहां पर नर और युग्मक का संलयन होते हैं। संलयन के पश्चात युग्मनज का निर्माण यानी जायगोट का निर्माण होता है। ठीक है। ठीक। एंड लास्ट 10 पॉइंट, इनमें स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण मिलता है। पीढ़ी एकांतरण मैंने बताया था कि जब एक ही अवस्था बार बार दोहराती है। ठीक है। जैसे ब्रायोफाइटा में क्या था, उसका कहते हैं ब्रायोफाइटा में उसका मुख्य पौधा युग्मकोद्भिद था। तो युग्मकोद्भिद से बीजाणुभिद अवस्था, बीजाणुभिद से फिर युग्मकोद्भिद अवस्था, युग्मकोद्भिद अवस्था से फिर बीजाणुभिद। तो एक चक्र चलता रहता है। तो इसी को क्या हम बोलते हैं, पीढ़ी एकांतरण। इसका मुख्य पौधा क्या है, बीजाणुभिद। ठीक है। तो बीजाणुभिद इसका मुख्य पौधा है। उसके बाद युग्मकोद्भिद। ठीक है। युग्मकोद्भिद अवस्था आती है। तो बीजाणुभिद से युग्मकोद्भिद अवस्था, युग्मकोद्भिद से बीजाणु अवस्था। तो यही जो चक्र है वो लगातार चलता रहता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीढ़ी एकांतरण बोलते हैं। ठीक है। तो आपको इतना ये समझ में आ गया टेरिडोफाइटा के हमने मुख्य लक्षण देख लिए। ठीक है। एक बात और, ठीक है, इन्हें हम क्या कह सामान्य रूप से क्या कह सकते हैं, फर्न कहते हैं। इन्हें हम सामान्य रूप से क्या कह सकते हैं, फर्न। ठीक है। इनका जो आकार होता है कैसे होता है, ये छोटे आकार के पौधे होते हैं। ठीक है। इनका जो आकार कैसा होता है, वो छोटे आकार का। ठीक है। इन्हें हम समान रूप से क्या कहते हैं, फर्न कहते हैं। और इनका आकार कैसा होता है, ये छोटे आकार के होते हैं। ठीक है। जैसे हमारे कुछ एजोला, साल्विनिया और हमारा मार्सिलिया, ये सब कैसे एक जलीय फर्न है। ये कैसे हैं, एक जलीय फर्न है। ठीक है। और भारत पे जो कहते हैं फर्न पाए जाते हैं, जो भारत में फर्न पाए जाते हैं वो है ड्रायोप्टेरिस और टेरिस। ठीक है। और एडिएंटम। ठीक है। ये सब कहाँ पाए जाते हैं, नामक फर्न भारत में पाए जाते हैं। ठीक है। भारत में पाए जाते हैं। ठीक। अगर अब हम इसकी संरचना की बात करें तो हम हेडिंग डालेंगे संरचना। ठीक है। इसके अगर हम संरचना का बात करें तो इसका जो मुख्य पौधा क्या होता है, मैंने बीजाणुभिद बताया कैसा होता है, बीजाणुभिद होता है। ठीक ना।
और जो इसका बीजाणुभित्त पौधा होता है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। तो लिखेंगे हम बीजाणुभित्त पौधा मुख्य पौधा होता है जिसे 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जो सबसे पहला भाग है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकंद। ठीक है, ये भूमि के अंदर तिरछा उगता है। ठीक है, इसका केवल शीर्ष भाग क्या होता है? वो जमीन की भूमि के बाहर निकलता है। ठीक है, तो लिखेंगे ये भूमि के अंदर तिरछा उगता है इसका केवल अगला शीर्ष भाग भूमि से बाहर निकलता है। ठीक है, दूसरा प्रकंद से। ठीक है, प्रकंद से अनेक पत्तियां और अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि इसे हम सामान्य रूप से क्या कहते हैं? फन के पौधों की पत्तियां छोटी होती हैं तथा कुछ बड़ी पत्तियां होती हैं। कुछ बड़ी पत्तियां भी होती हैं। ठीक है, फिर हमारा है बीजाणुपर्ण। ठीक है, कुछ समान पत्तियां जिसमें बीजाणुधानी पाई जाती है उसे हम बीजाणुपर्ण कहते हैं। और अगला है हमारा सोरस। ठीक है, सोरस या बीजाणुधानी पुंज। ठीक है, तो प्रत्येक सोरस में कई बीजाणुधानियां पाई जाती हैं। प्रत्येक सोरस में कई बीजाणुधानी होती हैं। प्रत्येक बीजाणुधानी। ठीक है, प्रत्येक बीजाणुधानी की भित्ति कोशिका। ठीक है, प्रत्येक
बीजाणुधानी की भित्ति कोशिका एक परत मोटी होती है, एक परत मोटी होती है, ठीक है। और इसमें 12 से 16 तक बीजाणुधानी मातृ कोशिका होती है, बीजाणुधानी मातृ कोशिका होती है, ठीक है। बीजाणुधानी मातृ कोशिका से ही बीजाणु का निर्माण होता है, पाई जाती है, ठीक है। तो हम कहते हैं फर्न का फिगर भी देख लेते हैं कि इसका जो पौधा होता है वो किस प्रकार दिखाई देता है, ठीक। तो ये एक फर्न है, यहाँ इसका क्या नाम है, डायोप्टेरिस, ठीक है। ये डायोप्टेरिस का पौधा है, ठीक है। इसमें आपको ये जड़, जो रेशे जैसी संरचना दिख रही है वो जड़ है, ठीक है। इसकी जो पत्तियां होती हैं वो बड़े आकार की होती हैं, गुच्छे जैसी जो संरचना है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, सोरस, ठीक है। ये क्या क्या है, सोरस है, जिसमें बीजाणुधानी कहते हैं, और जिस पत्तियों में बीजाणुधानी पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, बीजाणुपर्ण कहते हैं, ठीक है। गुच्छे के आकार की एक संरचना जिसे हम क्या कहते हैं, सोरस, ठीक है, ठीक। और कहते हैं जो डायोप्टेरिस का जो पौधा होता है वो आकार में छोटा, उसकी पत्तियां लंबी होती हैं, ठीक है। तो ये इसकी हमने संरचना देख ली। अब हम अगली हेडिंग जो डालेंगे, हेडिंग है हमारा पीढ़ी एकांतरण, ठीक है। तो हम हेडिंग डालेंगे पीढ़ी एकांतरण या जीवन चक्र। तो हेडिंग डाल लेते हैं हम जीवन चक्र। अब हम एक टेरिडोफाइटा के पौधे का जीवन चक्र देखेंगे, ठीक है। जीवन चक्र, फर्न का जीवन चक्र, ठीक है। फर्न का हमारा जीवन चक्र है डायोप्टेरिस, टेरिस, एडिएटम, ठीक है, आदि का जीवन चक्र, ठीक। तो ये हमने हेडिंग डाल ली है, ठीक है। ये हमारा एक फर्न के पौधे का जीवन चक्र है, ठीक है। जो फर्न का पौधा है, ठीक है, उसमें जीवन चक्र में 2 भाग होते हैं, ठीक है। एक स्पोरोफाइट यानी बीजाणुभिद अवस्था, दूसरा ग्रैमेटोफाइट यानी युग्मकोद्भिद अवस्था, ठीक है। और ये दोनों आकृति और संरचना में एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं, ठीक है। जो फर्न के पौधों में, जिस कुछ पत्तियों में, जो फर्न का ये पौधा है इसकी कुछ पत्तियां हैं, ठीक है। बाकी जो पत्तियां समान पत्तियों की तरह होती हैं, पर इसकी कुछ पत्तियों में बीजाणुधानी पाई जाती है, ठीक है, जिसे हम क्या करते हैं, बीजाणुपर्ण कहते हैं। जिन पत्तियों में बीजाणुधानी पाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, बीजाणुपर्ण कहते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल दिखने में एक सामान्य पत्ती जैसी होती है, ठीक है। आप इसको मतलब उससे देखकर नहीं पहचान सकते, बिल्कुल एक सामान्य पत्ती की तरह होती है, पर इसकी निचली सतह पर बीजाणुधानी पाए जाते हैं, ठीक है। और कैसे पाए जाते हैं, एक समूह के रूप में, पुंज के रूप में, ठीक है। और इन समूह को हम क्या कहते हैं, बीजाणुधानी पुंज या सोरस कहते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी संरचना देखें, मतलब इसकी निचली पत्ती की निचली सतह पर, तो इसकी संरचना हमें कुछ इस प्रकार दिखेगी, ठीक है। मान लीजिए फर्न के पौधे की एक पत्ती है, बीजाणु एक पर्ण है, तो इसमें जो बीजाणुधानी जो हमारा कहते हैं एक गुच्छे की प्रकार की संरचना होती है, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा बीजाणुपर्ण। जिस पत्ती में बीजाणुधानी पाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, बीजाणुपर्ण बोलते हैं, ठीक है। गुच्छे की समान, ठीक है, संरचना पाई जाती है, ठीक है, जिसमें बहुत सारी बीजाणुधानी होती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोरस। बीजाणुधानी पुंज या बीजाणुधानी पुंज या सोरस कहते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया कि कहते हैं बीजाणुधानी पाई जाती, बीजाणुधानी में समूह को बीजाणुधानी पुंज कहते हैं। ये कहाँ रहते हैं, पत्ती की निचली सतह पर ये पाए जाते हैं, किस प्रकार, गुच्छों की तरह पाए जाते हैं, ठीक है। तो बीजाणु मात्र कोशिका होती है, बीजाणुधानी के अंदर क्या होती है, बहुत सारी बीजाणु मात्र कोशिका होती हैं, और इन्हीं मात्र कोशिका से बीजाणु का निर्माण होता है, ठीक है। बीजाणु का क्या होता है, निर्माण होता है। बीजाणु मात्र कोशिका में कैसा अर्धसूत्री विभाजन, कैसे विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और ये जो कहते हैं बीजाणु होते हैं वो कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए हमारी एक बीजाणुधानी की
संरचना है, इसके अंदर क्या होती है, बहुत सारी बीजाणुधानी मात्र कोशिका पाई जाती है। ये कैसी संरचना होती है, इसमें अगुणित और किस प्रकार के बीजाणु का निर्माण होता है, अगुणित। अगुणित को हम किससे दर्शाते हैं, एन से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये जो बीजाणुधानी क्या हो जाती है, फट जाती है। ठीक है, जैसे बीजाणुधानी फट जाती है। ठीक, ये अगर हम बीजाणुधानी को देखें, इसकी संरचना इस प्रकार, ठीक है, जब ये बीजाणुधानी पूर्ण रूप से परिपक्व मतलब हो जाती है तो ये क्या हो जाती है, फट जाती है, और इसमें से जो बीजाणु होते हैं वो क्या रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, तो जब ये बीजाणुधानी में अगुणित बीजाणु का निर्माण हो जाता है तो ये बीजाणुधानी क्या हो जाती है, फट जाती है। ठीक है, और इसमें से जो अगुणित बीजाणु हैं, ठीक, जो अगुणित बीजाणु हैं वो उड़कर बाहर आ जाते हैं। ठीक है, और मृदा में मिलकर, ठीक है, अगुणित बीजाणु वो क्या होता है, बीजाणुधानी से बाहर आ जाता है और ये मृदा में मिलकर नए पौधे का निर्माण करते हैं। ये कैसा पौधा होता है, अगुणित होता है। ठीक है, तो जब बीजाणु अगुणित है तो अगुणित पौधे का निर्माण होता है। ठीक है, पौधे की इस अवस्था को क्या बोलते हैं, युग्मकोद्भिद अवस्था बोलते हैं। ठीक है, जो पौधे, ये कहते हैं बीजाणु मृदा में अंकुरित हुआ और कहते हैं एक अगुणित पौधे का निर्माण हुआ, और ये कैसा होता है, एक थैलस के आकार का होता है। जो इसकी कोद्भिद अवस्था होती है कैसी होती है, थैलस के आकार की होती है। ठीक है, ये उभयलिंगी अवस्था होती है। क्यों ये उभयलिंगी होता है, क्योंकि इसमें नर और मादा, ठीक है, दोनों पाए जाते हैं, और जिसमें नर और मादा दोनों पाए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उभयलिंगी बोलते हैं। ठीक है, इसी में नर भाग पुंधानी, ठीक है, जिसमें पुंगड़ू का निर्माण होता है, और इसी में स्त्री भाग यानी मादा युग्मक जिसमें अंडगोल का निर्माण होता है। ठीक है, अगर हम पुंगड़ू का चित्र देखें तो पुंगड़ू का चित्र कुछ इस प्रकार होगा। पुंगड़ू का ये ठीक, ये पुंगड़ू का हमारा, इसे अगर पुंगड़ू हमारा कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। ठीक है, तो कहते हैं पुंधानी में पुंगड़ू का निर्माण होता है और स्त्री धानी में किसका निर्माण होता है, अंडगोल का निर्माण होता है। नर युग्मक जल के माध्यम से चलकर, नर युग्मक जल के माध्यम से चलकर कहाँ पहुंचता है, स्त्री धानी के पास। ठीक है, वहां पर नर और मादा आपस में संलयित होते हैं और संलयित होने के पश्चात द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, जो हमारी स्त्री धानी है उसको अगर हम देखें, उसकी संरचना किस, अगर हम स्त्री धानी की संरचना देखें तो उसकी संरचना कुछ इस प्रकार होगी। अभी तो हमने उसकी देखी पुंगड़ू की संरचना, स्त्री धानी की संरचना कुछ इस प्रकार होगी। ठीक, और ये हमारा क्या है, मादा युग्मक है, अंडगोल। ठीक है, ये हमारा क्या है, मादा युग्मक अंडगोल। ठीक है, ये हमारा क्या है, स्त्री धानी की संरचना है। ठीक है, तो जब नर युग्मक क्या होता है, जल के माध्यम से स्त्री धानी तक पहुंचता है तो नर और मादा युग्मक क्या होते हैं, आपस में संलयित होते हैं और युग्मनज का निर्माण होता है। ये हमारा क्या है, युग्मनज। युग्मनज, और ये कैसा होता है, द्विगुणित होता है। ठीक है, ये भी अगुणित, ये भी अगुणित। तो जब नर और मादा आपस में संलयित होते तो कैसे युग्मनज का निर्माण होता है, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, और ये द्विगुणित युग्मनज विकसित होकर एक नए पौधे का निर्माण करते हैं। ठीक, फिर जब नए पौधे का निर्माण होता है वो विकसित होकर उसमें बीजाणु पर्ण पाए जाते हैं। बीजाणु पर्ण में फिर से गुच्छे की जैसी संरचना हो पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोरस बोलते हैं। बीजाणु
धानी मतलब गुच्छे के प्रकार की संरचना होती है, जिसको क्या बोलते हैं, सोरस। सोरस में, ठीक है, सोरस बीजाणु धानी में फिर से बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री नहीं, समसूत्री बीजाणु धानी मात्र कोशिका में समसूत्री विभाजन द्वारा बीजाणु का निर्माण होता है। अब जब ये बीजाणु पूर्ण रूप से बन जाते हैं तो ये बीजाणु धानी क्या होती है, फट जाती है और फिर से आगुणित बीजाणु बनते हैं और आगुणित बीजाणु से फिर से एक अगुणित पौधे का निर्माण होता है और इसी प्रकार यह संरचना चलती रहती है। ठीक है, यह क्या होता है, यह संरचना चलती रहती है। इसी को हम ये पीढ़ी कांतरण या जीवन चक्र बोलते हैं। ठीक है, बीजाणु से नए पौधे का निर्माण होता है। ठीक, नए पौधे का जो युग्मकोद्भिद अवस्था होती है वो कैसे प्रकार की, थैलस के आकार की होती है। ये उभयलिंगी अवस्था होती है, इसमें नर और मादा दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें मूलाभास भी पाए जाते हैं। ठीक, नर युग्मक पुंगड़ू जल के माध्यम से स्त्री धानी तक पहुंचता है, वहां पर नर और मादा युग्मक का आपस में संलयन होता है और द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, द्विगुणित युग्मनज विकसित होकर फिर नए पौधे का निर्माण करते हैं और इसी प्रकार ये संरचना हमारी चलती रहती है। ठीक है, ठीक, तो पहले आप वो फिगर बना लीजिएगा, उसके बाद इसमें लिखिएगा वन के पौधों में कुछ पत्तियों में बीजाणु धानी पाई जाती है। बीजाणु धानी पाई जाती है, उन्हें हम बीजाणुपर्ण कहते हैं। उन्हें हम बीजाणुपर्ण कहते हैं। बीजाणुपर्ण कहते हैं। ये बिल्कुल सामान्य पत्ती की तरह होती हैं। सामान्य पत्ती की तरह होती है। पत्ती की तरह होती है, पर इनकी निचली सतह पर निचली सतह पर बीजाणु धानी पाए जाते हैं। तब पर बीजाणु धानी पाए जाते हैं। इनके समूह को सोरस कहते हैं या बीजाणु धानी पुंज कहते हैं। सोरस कहते हैं। ठीक, एक बीजाणु धानी के अंदर बहुत सारी बीजाणु मात्र कोशिका होती है। बीजाणु मात्र कोशिका होती है। बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है और अगुणित बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक, जब अगुणित बीजाणु का निर्माण हो जाता है, जब
अंकुरित बीजाणु का निर्माण हो जाता है, तब बीजाणुधानी फट जाती है, तब बीजाणुधानी फट जाती है, बीजाणुधानी फट जाती है और बीजाणु बाहर उड़कर आ जाता है, उड़कर आ जाता है और मृदा में मिलकर अंकुरित पौधे का निर्माण करते हैं। मृदा में मिलकर अंकुरित पौधे का निर्माण करते हैं। ठीक है, अंकुरित पौधे का निर्माण करते हैं। ये पौधे की युग्मकोद्भिद अवस्था होती है, पौधे की युग्मकोद्भिद अवस्था थैलस के आकार की होती है, इसको थैलस या प्रोथैलस भी कहते हैं। थैलस के आकार की होती है, ठीक है। यह उभयलिंगी होती है, उभयलिंगी होता है। उभयलिंगी होता है। इसी में नर भाग पुंधानी, एक पुंधानी में कम से कम 20 या 22 पुंगड़ू होते हैं। नर भाग पुंधानी जिसमें पुंगड़ू और स्त्रीधानी में मादा युग्मक अंडगोल का निर्माण होता है। अंडगोल का निर्माण होता है, ठीक है। नर युग्मक, ठीक है, अंडगोल का निर्माण होता है, ठीक। अब हम हेडिंग डालेंगे निषेचन, ठीक। मतलब मादा युग्मक और मादा युग्मक अंडगोल और नर युग्मक यानी पुंगड़ू का निर्माण होने के बाद कौन सी क्रिया आती है? निषेचन, ठीक है। जब नर और मादा आपस में संलयित होते हैं, ठीक है। तो निषेचन की क्रिया में किसकी आवश्यकता होती है? जल की। निषेचन की क्रिया के लिए जल आवश्यक है, स्त्रीधानी जब पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाती है तो इसका मुंह खुल जाता है,
ठीक है। और एक श्लेष्म पदार्थ, श्लेष्म पदार्थ का स्राव करने लगता है, स्राव करने लगता है, जिसकी वजह से नर युग्मक आकर्षित होता है, ठीक है। नर युग्मक क्या होता है? आकर्षित होता है, ठीक है। ठीक, नर और मादा युग्मक के संलयन के बाद, नर और मादा युग्मक के संलयन के पश्चात, ठीक है, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है, ठीक है। द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है, जिसे निषिक्तांड कहते हैं, निषिक्तांड कहते हैं, जिसके अंकुरण से फन का मुख्य पौधा बनता है, फन का मुख्य पौधा बनता है, ठीक है, मुख्य पौधा बनता है, ठीक है। फन का मुख्य पौधा बनता है यानी बीजाणुबद्ध अवस्था, ठीक है। जब फन का मुख्य पौधा बनता है यानी बीजाणुबद्ध अवस्था, फिर उसमें बीजाणु का निर्माण होता है, बीजाणुधानी में बीजाणु का निर्माण होता है, और जिन पत्तियों में बीजाणुधानी पाई जाती है उनको हम क्या बोलते हैं? बीजाणुपर्ण कहते हैं। तो बीजाणुधानी में बहुत सारी बीजाणु मात्र कोशिका पाए जाते हैं, जिनके अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, सॉरी मैंने एक जगह समसूत्री विभाजन कह दिया था, तो समसूत्री विभाजन ही अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित बीजाणु का निर्माण होता है, ठीक है। ठीक, तो अगुणित बीजाणु का निर्माण होता है, और ये बीजाणु मृदा में मिलकर क्या करते हैं? फिर मृदा में मिलकर अंकुरित होते हुए नव पौधे का निर्माण करते हैं। यह एक युग्मकोद्भिद अवस्था होती है, और फन की जो युग्मकोद्भिद अवस्था होती है वो एक थैलस के आकार की होती है, ये उभयलिंगी होती है। इसी में नर होते हैं, नर अंग यानी हमारा पुंधानी में किसका निर्माण होता है? पुंगड़ू का निर्माण होता है। स्त्री धानी में अंडगोल का निर्माण होता है। पुंगड़ू की संरचना इस प्रकार होती है और हमारी स्त्री धानी की संरचना इस प्रकार होती है, ठीक है। तो जब हमारे स्त्री धानी पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है तो इसका मुंह खुल जाता है और एक श्लेष्म पदार्थ का स्राव करने लगती है, जिससे जो हमारा पुंगड़ू है वो आकर्षित होकर इसकी तरफ आता है, ठीक है। उसके बाद नर और मादा युग्मक के संलयन के बाद क्या होता है? द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? निषिक्तांड बोलते हैं। इसके अंकुरण से, ठीक है, निषिक्तांड के अंकुरण से मतलब ये विकसित होता है, और इसके विकसित होने के बाद क्या होता है? फिर फन का एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है, ठीक है। नए पौधे का जब निर्माण हो जाता है तो फिर उसमें बीजाणुपर्ण पाए जाते हैं। बीजाणुपर्ण में बीजाणुधानी पाई जाती है। बीजाणुधानी के अंदर ढेर सारी मातृ कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये मातृ कोशिकाओं में अगुणित क्या होता है? अगुणित बीजाणु का निर्माण होता है, और फिर से और यही चक्र क्या होता है? चलता रहता है, ठीक है। ये हमारी यहाँ तक हमारी क्या है? ये भी हमारी ये हमारी द्विगुणित संरचना है। इसके अंदर फिर क्या होती है? अगुणित बीजाणु का निर्माण होता है। ये भी अगुणित, ये भी अगुणित, ये भी अगुणित, ये भी अगुणित होता है, ठीक है। तो ये जो हमारी युग्मकोद्भिद अवस्था होती है वो कैसे होती है? अगुणित होती है, यानी n, ठीक है। यानी हमारा जो नर युग्मक होता है वो भी क्या होता है? अगुणित होता है, और जो हमारा स्त्री धानी मादा युग्मक होता है वो भी क्या होता है? n होता है, अगुणित होता है, ठीक है। तो n और n क्या करते हैं? n और n, ठीक है, यानी नर प्लस मादा,
क्या करते हैं, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होती है, हमारी निषेचन के बाद हमारी दो गुणित अवस्था शुरू हो जाती है। द्विगुणित अवस्था यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, जब तक बीजाणु का निर्माण नहीं हो जाता तब तक कौन सी अवस्था रहती है, द्विगुणित अवस्था रहती है। उसके बाद बीजाणु के निर्माण के पश्चात निषेचन तक हमारी कौन सी अवस्था रहती है, अगुणित अवस्था रहती है। ठीक है, जब तक नर और मादा युग्मक संलयित नहीं होती तब तक क्या होता है, अगुणित अवस्था रहती है। ठीक है, तो ये एक हमारा फर्न का जीवन चक्र है। तो पहले आप उसको लिख लीजिएगा, उसके बाद फिर इसका एक फिगर बना लीजिएगा। ठीक, तो ये हमारा जो टेरिडोफाइटा है वो खत्म हो गया। आपका ये क्वेश्चन पूछता भी है, इसलिए इम्पोर्टेंट भी है कि फर्न का जीवन चक्र लिखिए। तो चाहे पहले आप फिगर पूरा बना लीजिएगा, उसके बाद उसे लिखिएगा, या उसको लिख लीजिएगा तब पूरा फिगर बनाइएगा। ठीक है, जैसे आपको सुटेबल लगे वैसे ही, लेकिन फिगर जरूर बनाइएगा। ठीक है, अगर आप कुछ लिखने में भूल जाते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन फिगर कंप्लीट बनाइएगा। तो आज की वीडियो क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।